नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2024 के लिए पार्टी की बड़ी जीत के प्रति समर्पित होकर काम करने का संकल्प भी लिया। प्रदेश कार्यालय में मनाया गया है कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। 43वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी का ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, मिठाइयां बांटी गईं और जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 24 का लक्ष्य, जीत का संकल्प की बात यहां पर सामने आई। देखिए, जब राज्य नहीं बना था तो उस समय राज्य के अंदर बहुत सारी जो विकास के काम थे, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे अनेकों काम हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही बने हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए। देखिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको आज संबोधित किया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। प्रत्येक बूथ स्तर तक हमने अपने सोशल मीडिया IT सेल का गठन किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे आज के सभी कार्यक्रमों की प्रमाणिकता भी नमो ऐप में डाउनलोड होना है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग से ऐप आता है। उस ऐप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ कि नहीं, अब झूठी बातों का स्थान नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम का एक स्वरूप दिखाई देता है और हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया के इस युग में उस चुनौती के भी सामना के लिए तैयार है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शराब का कारोबार अपने पैर पसारता जा रहा है। काला कारोबार पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार को छूट देते हुए 31 मार्च तक बकाया भुगतान करने वाले अनुज्ञायियों को भी रिन्यूअल का लाभ दिया जाने का प्रावधान किया था, लेकिन उत्तराखंड आबकारी विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए कई दुकानों के रिन्यूअल आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, ये सरकार लगातार खनन माफियाओं और शराब माफियाओं के हाथ में खेल रही है और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पर खनन प्रेमी और शराब प्रेमी मुख्यमंत्री होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और इसके पुख्ता प्रमाण इस बार हैं कि शराब नीति में सरकार ने मनमाने तरीके से परिवर्तन किया, हाई कोर्ट से भी फटकार लगी, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती और अभी संज्ञान में आ रहा है कि जिन दुकानों ने अपने पुराने वर्ष का बकाया भुगतान नहीं किया, उसका अधिभार भी जमा नहीं किया, उनको भी रिन्यू कर दिया गया है। तो ये सीधे सीधे प्रमाण है कि आप किस तरीके से शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं और जो सरकार की नियमावली है उस बकाये को भी आप उन पर छोड़ रहे हैं और उनके हाल पर भी वो जब चाहें तब उसका भुगतान। देखिए, जो मामला अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पूर्ण पारदर्शिता के साथ और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, इस बात के लिए संकल्पित हैं और उसी दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार काम कर रही है। जो मामला आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित रूप से जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। तो फल फूल रहा है अवैध शराब का कारोबार। सौरभ भाटिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार ये अवैध शराब के काले कारोबार की तस्वीरें सामने आ रही हैं देहरादून से, पूरी खबर क्या है और हाईकोर्ट ने भी अनुज्ञापियों को रिन्यूअल का लाभ दिया है? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट में जब एक मामला गया था जिसमें बकायदा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि 31 मार्च तक जिन भी लाइसेंस धारकों का
पैसा जमा होगा उसी का रिन्यूअल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सरकार के और कोर्ट के आदेशों को इस कदर पलीता लगाया कि उन्होंने शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। उधम सिंह नगर में 3 दुकानों में इसी प्रकार से रिन्यूअल हुआ, देहरादून में 1, पौड़ी में 1 और नैनीताल में 1 दुकान का रिन्यूअल किया गया है, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, जहां कोर्ट के द्वारा साफ दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिनके द्वारा जो अधिभार जमा किया जाएगा उन्हीं को जो इसका लाभ दिया जाए। लेकिन 5 तारीख को जिन लोगों ने भुगतान किया उसको भी लाभ दिया गया, जबकि विज्ञप्ति में जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें उस दुकान का नाम भी जो है शामिल किया गया था जिसका जो है टेंडर होना था, लेकिन उस दुकान को बकायदा पैसा जमा करके शराब कारोबारियों के लिए रिन्यूअल कर दिया। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो सत्ता पक्ष जीरो टॉलरेंस के नारे को बुलंद करने का दावा कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए सौरभ। इस वक्त हमारे साथ करण महारा हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है करण महारा जी आपका, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी। सर, अवैध शराब का काला कारोबार जमकर फल फूल रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यहाँ प्रकरण आया था, हाँ। ये लगभग उसी तरीके का प्रकरण है। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी मार्च की 31 के बाद कुछ अपने चहेतों को बिना टेंडर के इन्होंने शॉप्स के जो उनके लाइसेंस है वो रिन्यू कर दिए। 5 तारीख के आसपास भी कुछ लाइसेंस रिन्यू हुए हैं, जो निश्चित ही जांच का विषय है। और इस समय प्रदेश में चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे वो खनन हो, ये सब में जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है बहुत बुरी तरीके से इंटरवीन कर रहे हैं और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और अपने चहेतों को सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है? निश्चित ही। तो इसको लेकर सर कांग्रेस पार्टी कैसे मोर्चाबंदी करने वाली आने वाले समय में, सरकार की किस तरह से इस मुद्दे को भुनाएंगे आप? हम लगातार सरकार को कई मुद्दों में घेर रहे हैं और इस विषय पर मैंने, आपको याद होगा, हाई कोर्ट के निर्देश आने से पहले ही प्रेस की थी। हाँ। और उस प्रेस के बाद बीजेपी ने उन सारी बातों का खंडन किया था, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद मेरे कई भी बातों की पुष्टि हुई और अब इस मामले को हम और आगे ले जाकर अपने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से इसको गांव-गांव, घर-घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को खराब कर रही है और कैसे रेवेन्यू लॉसेस करा रही है और अपने चहेतों को पैसे से और हर चीज से मोटा कर रही है। दिल्ली की तर्ज पर करण महारा, क्या आप मांग करेंगे कि ईडी सीबीआई को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस जांच में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? निश्चित ही सीबीआई और ईडी को इसमें स्वयं संज्ञान भी लेना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि जहां सरकारें, गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां तो ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां मौन साध के बैठ जाते हैं। लेकिन ये आने वाला समय देखिएगा और लोग, भारत के लोग अब देखना चाहते हैं। वैसे भी उत्तराखंड के लोग काफी जागरूक हैं, पढ़े लिखे नागरिक यहाँ रहते हैं, निश्चित ही इन सब बातों का फर्क यहाँ के नागरिकों पर पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आप इस बात की मांग करेंगे कि जांच हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इसकी मांग भी करेंगे और हम इसके ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को देंगे। 7 तारीख से एक हमारा मिशन वैसे भी लॉन्च है, चाहे वो खाली जो पद हैं, चाहे वो आर्मी में हैं या अन्य हैं, बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों को प्रत्येक दिन एक विषय को हमारे अध्यक्षगण उठा के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को चिट्ठियां भेजेंगे और उसी में एक क्रम ये भी होगा जिसमें हम आबकारी विभाग के से संबंधित विषयों पर जांच की मांग भी करेंगे। सूबे में सर विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर आप है और नेतृत्व भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, तो आपको पहली मर्तबा प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है? देखिए, इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता इसमें, सरकारी जो विभाग के जो हमारे बड़े वरिष्ठ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी हैं और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के कई लोग इसमें निश्चित ही उन लोगों का संरक्षण होगा। और जो मुख्यमंत्री को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि अधिकारी
तेरी फाइल मेरी फाइल के झगड़े खत्म करें। और ऐसा लगता है कि प्रशासन सरकार की कई मामलों में नहीं सुन रहा, कई बार उनके प्रवक्ताओं के भी बयानों से ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? अगर एक दूसरे से लाभ के हित नहीं जुड़े होंगे तो आदमी स्ट्रिक्टली अगर कोई बात कहेगा तो उसकी बात को इनकार कोई अधिकारी नहीं कर सकता, और कानून से बाहर जाके काम करने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कानून से बाहर जाके अगर अधिकारीगण काम कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब है कि सारी मिलीभगत है और ये संकेत है। यानी कि सरकार की शय है अधिकारियों को, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिना सरकार की सह के ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर बिना सरकार की सह के हुआ है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। जी सर। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर मुद्दाविहीन होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो कांग्रेस के पुराने इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी एक दूसरे को पीछे कर आगे बढ़ने की और मची हुई है। कांग्रेस विचार शून्य और मुद्दाविहीन पार्टी है, और कांग्रेस आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है। वो एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से एक गिरोह में एक दूसरे को निपटा करके आगे बढ़ने का काम किया जाता है, वही काम आज कांग्रेस में हो रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से जो बयान जारी किया गया है, ये उसको प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक ने संभाला है चार्ज। वन विभाग में ताबड़तोड़ हुए तबादले, वन में क्षेत्र अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नक्षत्र लव शाह को भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी बनाया गया। अखिलेश भट्ट को मसूरी वन प्रभाग का चार्ज दिया गया है। नितिन पंत को वन प्रभाग पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल दास दत्त जोशी को वन प्रभाग अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख वन संरक्षक भरतरी ने संभाला है मोर्चा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हम। और वन विभाग में ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं, और इसके साथ ही नक्षत्र लव शाह को भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी बनाया गया। अखिलेश भट्ट को मसूरी वन प्रभाग का चार्ज दिया गया है। नितिन पंत को वन प्रभाग पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल दत्त जोशी को वन प्रभाग अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। उधर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर आदेश जारी किया है। एनसीईआरटी की किताबों से जुड़ा है पूरा मामला। बाकी किताबों को पढ़ाने के दबाव पर निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी और बाकी अधिकारी करेंगे निरीक्षण पूरे मामले की। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लेकर आदेश जारी किया है शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। एनसीईआरटी की किताबों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। उधर अंग्रेजी की किताब में छपे शब्द अम्मी अब्बू को लेकर विवाद बढ़ गया है। अभिभावक की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद हरकत में आए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किताब का वो पाठ पढ़ा और पूरे मामले के अकादमिक प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मिल रही है जहां पर लक्सर से पुरकाची हरिद्वार हाईवे पर चेकिंग कर रही है पुलिस और खानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुरकाची हरिद्वार हाईवे पर पुलिस चेकिंग कर रही है और खानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया। बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों में छिप गए हैं। पुलिस ने भी खेतों में घिरकर जवाबी फायरिंग की है, जिसमें शातिर बदमाश नीरज के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश भर में 45 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की भी मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती भी 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेता रही है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अभी भी आधी अधूरी हैं। केवल मीटिंगें और बयानबाजी तक सरकार सीमित है। अब कोरोना के केस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लाखों लोग उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे। सरकार को कोरोना की बढ़त को देखते हुए तैयारियां करनी चाहिए। उत्तराखंड आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की कोविड जांच सुनिश्चित हो, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे। लेकिन अभी दो चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाए। ठीक है। सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियों को गिनाने में, उस पर उत्सव मनाने में व्यस्त थी। सरकार उससे पहले नकल विरोधी कानून ला करके मुख्यमंत्री जी पूरे जिले जिले का दौरा करके वो अपने महिमा मंडन अभिनंदन करवाने में व्यस्त थे। तो ऐसे में चारधाम यात्रा जो कि राज्य के सामने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर सही तैयारियां हुई होगी, मेरा मन में शंका है, सवाल है। लेकिन उसके साथ कोविड की जो अभी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, दिल्ली में जिस तरह से सुनाई दी, देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई दी, तो अगर देश के हर राज्य से धार्मिक श्रद्धालु यहाँ पर आकर के कोविड के साथ आएगा तो वो भी हमारी चिंता का विषय। सरकार ने उसके लिए ठोस तैयारी नहीं की। उधर बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को और विभागों के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। ये घोषणा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू से बातचीत के बाद की। उन्होंने बताया कि सेना के जवान 20 अप्रैल से यात्रा मार्गों से बर्फ हटाने का काम शुरू करेंगे। तो प्रमुख सचिव से बात की है, 20 अप्रैल से बर्फ हटाने में जुटेंगे सेना के जवान, ये बात सामने आई है। उधर देहरादून में चारधाम में यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि चारधाम यात्रा का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे में श्रद्धालु और पर्यटकों के मन में कोई शंका न हो, साथ ही उत्तराखंड की जो अतिथि देवो भव संस्कृति है वो भी बरकरार रहे, ये बात उन्होंने कही। रामनगर में आने वाले पर्यटन सीजन को लेकर शासन की तरफ से जारी निर्देश के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रामनगर में स्थित पेट्रोल पंप की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानसखंड को प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है। मानसखंड से की यह यात्रा मुख्यमंत्री आवास से पिछले 6 अप्रैल से शुरू हुई, जो राजधानी के अलग अलग स्थानों से होते हुए आज हरिद्वार पहुंची, जहां पर झांकी अगले 3 दिन 7, 3, 6 और 7 और 8 अप्रैल तक हरिद्वार के अलग अलग स्थानों में भ्रमण करेगी, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ।
देवग्राम का गौरा मंदिर, जहां भगवती बेटी के रूप में विराजमान है, हर साल चैत्र वैशाख की षष्ठी तिथि को भगवती की डोली, जिसे जम्माण कहा जाता है, गर्भगृह से बाहर निकाली जाती है और प्रतिदिन भगवती के फेरे क्रमशः 1 से 8 तक देवग्राम के गौरा मंदिर में होते हैं। 9वें दिन देवग्राम के आदि केदार में श्री भूमियाल देवता घंटाकर्ण के सानिध्य में वैदिक रीति रिवाजों, मांगलिक गीतों, जगारों के साथ महेश्वर भोलेनाथ से भगवती का विवाह होता है। देहरादून में वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव स्थित हनुमानजी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। दक्षिणमुखी हनुमानजी का भक्तों ने 1.25 क्विंटल फूलों से पुष्पाभिषेक किया और इस मौके पर मंदिर के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी ने कहा कि हनुमान जी से हमें धैर्य, साहस, निष्काम भाव से सेवा की प्रेरणा मिलती है। वहीं पंडित कमल जोशी और मंडली से ने संगीत में सुंदरकांड पाठ और भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी और पूजा और यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण भी किया। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग और गौचर में शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।